देखो पहले हम इस पे एक लोकस के बारे में बता रहे हैं, आखिरकार लोकस क्या होता है। मैंने एक डेफिनेशन लिख के भेजा था ना तुम लोग को लोकस का, तो लोकस वहां पे क्या लिखा हुआ था? डेफिनेशन से कुछ समझे थे? कोई प्रॉपरली उसको समझा पाएगा लोकस को? कोई भी रीजन करके बताते चलो, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस बहुत सही चल रहा है, तो कोई इतना हम लोग को लफड़ा नहीं है, प्रेशर नहीं है सिलेबस खत्म करने का। तो कोई बताओ लोकस के बारे में, उस डेफिनेशन से कोई क्या समझाता, कोई बताएगा? कोई बताओ। हाँ बताओ, समझाना है तुमको, डिफिनीशन मत बोल देना, समझाना है। तरीके से हम लोग पैरेलल लाइंस को अगर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग उन लाइंस को हाँ यूज करके एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, फिर चाहे वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो। तो मेरे को लगता है लोकस में हम लोग बस लाइंस की जगह पॉइंट्स का यूज करते हैं। लाइंस की जगह पॉइंट का, हाँ। जैसे एक कोई दो पॉइंट है, उन दोनों के पॉइंट के बीच में कोई हमेशा एक फिक्स रिलेशन ही रहता है, ठीक है। लोकस उसी को कहते हैं। तो लोकस मतलब दो पॉइंट नहीं बोल सकते, उसमें हम लिखा था कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इसको आगे भी बहुत चीज जानना है, इसमें 11 में मूव करोगे ना तो लोकस का टर्म तुम लोग को यूज मिलेगा। लेकिन अभी भी जान लो क्या होता है लोकस। तो लोकस का मैंने एक सिंपल एक डेफिनेशन तुम लोग को क्या लिखाया था कि अ सर सेट आपका ऑफ आवाज पॉइंट। कस रहा है। सबके साथ यही हो रहा है क्या? नो सर। मेरे पास तो सही आ रहा है। रुको रुको, हम थोड़ा नेटवर्क अपना फोन से ही कनेक्ट कर लेते हैं इसको, तो ठीक हो जाएगा। तो कंप्लेन देना पड़ेगा ये भाई। देखो लोकस का मैंने एक सिंपल एक डेफिनेशन तुम लोग को क्या भेजा था कि अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सेट ऑफ पॉइंट्स which satisfies some property, which satisfies some property, ठीक है। मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स कहने का मतलब कि बहुत सारा पॉइंट्स होगा और वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, और वो प्रॉपर्टी सारे पॉइंट के लिए वैलिड होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सेट्स ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लोकस बोलते हैं। तो जैसे सर्कल का हम ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन की बात करें, सर्कल का दो तरीके का डेफिनेशन तुम लोग पढ़ा होगा। एक तो तुम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन that are that have a ये in a plane that are at a given constant distance from a given point। एक प्रॉपर डिफिनेशन, बेसिक डिफिनेशन तुम लोग पढ़ा है ना सर्कल का हर कोई, ठीक है। तो सर्कल के बारे में क्या पढ़ा था कि सर्कल जो क्या होता है, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन that are at a given constant distance। ये सब बहुत बचपन से पढ़ रखा होगा। फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, गिवन फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन अब जो हम लोग लोकस के टर्म में डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन बोल सकते हैं, और जिसका यूज तुम्हें अभी नहीं क्लास 11 में ज्यादा बहुत ज्यादा मिलेगा, बट अभी जान लो इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होता है। कोई बताएगा इसका? कोई बताओ इसका ज्योमेट्रिक डेफिनेशन लोकस के टर्म में, कोई बताओ। नहीं कोई बताएगा? चलो कोई बात नहीं। देखो इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकली। देखो सर्कल भी एक लोकस का ही काम करता है। सर्कल भी क्या होता है, पहले हम लिख रहे हैं इसको, फिर समझना। सर्कल, सर हाँ बोलो। सर लोकस में जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस रहते हैं कि आइसोलेटेड भी हो सकते हैं? कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो कंटिन्यूअस सर मतलब प्रॉपर्टी अगर एक जैसा हो गया ना, कंटिन्यूअस, जैसे तुम्हारा दो पैरेलल लाइन में ढेरों सारा पॉइंट आएगा ना, एक ये यस पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो एक चीज तो फिक्स है ना कि हर एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम कोई भी पॉइंट लो उठाते चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक दो पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक सिचुएशन में क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? तो तुम कंटिन्यूअस बोलो, एक ये तुम्हारा ऊपर वाला लाइन में सारा पॉइंट कंटिन्यूअस हो गया और नीचे वाले लाइन में भी सारा पॉइंट कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसा जरूरी है, मतलब आइसोलेटेड करने का मतलब ये नहीं कि एक 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 कलेक्शन ऑफ पॉइंट तुम्हारा ऊपर है और एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट तुम्हारा नीचे है, बट हर एक सिचुएशन में हर एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो इक्वल हो रहा है। तो लोकस ऑफ पॉइंट यही कहलाता है कि जितने भी पॉइंट्स हो उसका कोई ना कोई वो, मतलब सारा पॉइंट कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो सारे पॉइंट्स के लिए वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ये नहीं कि एक पॉइंट वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है बाकी सारा पॉइंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में लोकस ऑफ पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है सर लोकस हर एक मेनली कर्व्स के लिए यूज होता है। लोकस, सर लोकस मेनली कर्व्स के लिए यूज होता है, जैसे हाँ लोकल, हाँ पैराबोला। हाँ लोकल, हम हाँ हमेशा वो ये भी ध्यान में रखना वो मेनली किसके लिए यूज होता है? तो कर्व्स के लिए यूज होता है। और कर्व्स को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो हमेशा कोई कंटिन्यूअस पॉइंट के लिए। ठीक है, कर्व्स हमेशा कब बनेगा? जब उसमें सारा का सारा पॉइंट क्या होगा? कंटिन्यूअस पॉइंट होगा। तो लोकस मेनली हम लोग कर्व के लिए ही ट्रीट करते हो। पैरेलल लाइन में बस बताना चाह रहा था कि जैसे हर एक पॉइंट का एक सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हर एक पॉइंट का मैंने कौन सा प्रॉपर्टीज पे तुम लोग को मेंशन कराया? तो हर एक दो पॉइंट उठाए तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। बट ज्यादातर जो तुम्हारा लोकस वाला टर्म है वो हम लोग ज्योमेट्री में ही, कर्व वाले फिगर में ही एग्जिस्ट करेगा, कोई प्लेन वाले में उतना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, ज्योमेट्रिक डेफिनेशन। सर अगर ज्योमेट्रिक डेफिनेशन को लोकस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम लोग सिंपली ये नहीं लिख सकते कि अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, फिर यही सेम। हाँ, अ सर्कल इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, लेकिन अब उसके बाद उस पॉइंट का प्रॉपर्टी भी तो तुमको बताना पड़ेगा। वो तो तुमने बोल दिया सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, बट वो जो सारा पॉइंट है उस वो कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि कोई, जैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे ये, हाँ कोई एक पॉइंट से सारा पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा, हाँ कांस्टेंट होगा। चलो बढ़िया, जैसे एक तुम्हारा लोकस ऑफ पॉइंट हो गया ये सारा, ठीक है, सारा का सारा लोकस ऑफ पॉइंट हुआ। तो इस सारे पॉइंट का कोई एक जो सेंटर पे पॉइंट होगा, ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का इस सेंटर से पॉइंट क्या रहेगा हमेशा? ये सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा? हर एक केस में हमारा इक्वल चला जाएगा। तो सर्कल को ज्योमेट्रिकली ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि अ सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस करने का मतलब ही क्या हो गया कि अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट या लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that लिखते चलना इस वाले को, its distance from a given fixed point in a plane is always constant. In a plane is always constant. समझ में आया? किसी को डाउट इसको? मैंने क्या बोला? ज्योमेट्रिक डेफिनेशन, अ सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, यानी कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये सारे का कलेक्शन हुआ यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, ठीक है, और इन सारे पॉइंट का इस ये जो सेंटर पे पॉइंट है, इन सारे पॉइंट का और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दिख गया ना कि जो भी लोकस था या ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स तुमने उठाया, इस सारा पॉइंट का एक प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हुआ? तो जो सेंटर है वहां से सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या हुआ? इक्वल हुआ, कांस्टेंट हुआ, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया सबको? लोकस क्या होता है समझ में आया? किसी को डाउट लोकस में तो पूछेगा, बोलो। लोकस में किसी को डाउट? ज्योमेट्रिकल डिफिनेशन में सर हमको है। क्या? पूछो।
सर ये इसमें लिखा हुआ है कि विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। तो वो हाँ जो तो गिवन फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर ही होना चाहिए हाँ सर्कल वो का। सेंटर ही होगा। ये जैसे कोई भी एक पॉइंट हुआ, ठीक है, इसको फिक्स कर लिए, समझ रही है। और यहाँ पे चलो ऐसा करो, बहुत सारा पॉइंट बनाओ, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, कोई इधर भी पॉइंट है, मतलब बहुत सारा पॉइंट है। लेकिन इस फिक्स डिस्टेंस से कुछ एक पार्टिकुलर पॉइंट्स का, इतने पॉइंट्स का डिस्टेंस इक्वल हुआ, ठीक है, समझ रही ये चीज। और जो बाहर का है ये तो ऐसा है ना, पॉइंट इधर 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 है, तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग लोकस ऑफ पॉइंट नहीं बोलेंगे, बट जो ये फिक्स डिस्टेंस था जिसका सेंटर से डिस्टेंस हमेशा इक्वल चला, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लोकस बोलेंगे। क्लियर हुआ ये चीज अद्या? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, तो यही है। और किसी को डाउट इसमें लोकस में? तुम लोग आगे बहुत जानोगे लोकस के बारे में, बहुत चीज इसमें पढ़ना है। क्लास 11 में जब शुरू होगा ही तुम लोग का वो वाला पोर्शन, तो लोकस के बारे में बहुत चीज बताया जाएगा। बट प्रॉपर डिफिनेशन तुम लोग को पता होना चाहिए लोकस आखिरकार होता क्या है। तो कोई भी जनरल पॉइंट को तुम लोकस नहीं बोल सकते हो। जब लोकस कब बोलेंगे? जब सारे पॉइंट्स का एक कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? किसी को डाउट इसमें? नहीं है ना? नहीं है तो अच्छी बात है फिर। हाँ बोलो। हेलो, में भी exist करते हैं। नहीं आ रहा है आवाज अच्छे से तुम्हारा। तो लोकस प्लेन में exist कर रहा है कि स्पेस में exist हेलो, नहीं आ रहा है आवाज तुम्हारा कर अच्छे। नहीं आ रहा है आवाज अच्छे से, नहीं आ रहा है। बाकी लोग को दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम साउंड का? पता नहीं लक्ष्य का आवाज नहीं आ रहा है ढंग से। बाकी लोग को आ रहा है मेरा आवाज सही से? यस यस सर। चलो फिर ठीक है। थोड़ा यार ऑनलाइन में ही सब तो प्रॉब्लम होता है, 10 मिनट तो इसी सब में चला जाता है, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है बोलने में ही। बट तुम लोग भी चलो अच्छी बात है, तुम लोग कोऑपरेट करते हो तो अच्छा लगता है। देखो एक चीज और बता रहे हैं कि इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का ऐसा भी तरीका है कि जैसे एक सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लो, तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कोई सर्कल का सेंटर ओ दे रखा है। सेंटर क्या दिया है? आज एकदम बेसिक पढ़ाएंगे सर्कल का। सेंटर ओ दिया है और रेडियस, रेडियस कुछ आर दे रखा है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, सी लिखोगे और सेंटर ओ एंड आर। तो तुमसे कभी भी बोला ना कि एक सर्कल को ऐसे रिप्रेजेंट किया पी कोमा 5 से, तो इसमें रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना बोलोगे 5 तो 5 है। 5 और सेंटर किस पॉइंट पे है? तो ओ नहीं, पी पॉइंट पे है। टी तो टी एक रिप्रेजेंटेशन होता है सर्कल का, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो ये सेकेंड पॉइंट, ये आर बताता है, और पहला जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल बताता है। सेंटर ऑफ सर्कल मतलब उसको रिप्रेजेंट किस अल्फाबेटिकल टर्म से किया, ओ से पी से, ऐसा कुछ। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तुम लोग कुछ बेसिक चीजें खुद से पढ़ के कंप्लीट कर सकते हो, जैसे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो कोई सा पॉइंट तुम्हारा सेंटर से, जैसे कोई एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो अब बोला कि एक पॉइंट तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो सर्कल के बाहर लाई करेगा, फिर सर्कल के अंदर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, ये सब तुमको आता होगा। तो अब तुम लोग को हम बेसिक चीज तो फटाफट निकालेंगे, वो सब बताने वाले हैं नहीं, 9 है इसमें। तुम लोग को पैकेज का पीडीएफ भेज दिए, तुम ये लक्ष्य, तुमको पैकेज वगैरह मिला क्या कुछ भी? लक्ष्य Yes, sir. विजय, विजय से पहुंच गए ना घर? चलो इसमें हम कुछ चीज बता रहे Yes, हैं, वो लोग तुम आगे लोग को खुद चलिए। से करना है और खुद से करते भी चले जाओगे। बस हम ये पीडीएफ खोल ले रहे हैं, और जहाँ जिस पॉइंट पे डाउट होगा वो पूछते चलना मेरे से।
जैसे इसमें तुम लोग को दिख रहा होगा पॉइंट सारा, तुम लोग बोलते चलना, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। रेडियस तुम लोग को पता होगा, सरकमफ्रेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो हम इसी की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो लेट अस कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R। अ पॉइंट P इज सेड टू बी लाई इनसाइड द सर्कल इफ OP का डिस्टेंस रेडियस से कम रहेगा, तो इनसाइड द सर्कल होगा। कोई यहाँ दिख रहा है ना, अगर OP का जैसे पॉइंट, ये सर्कल हो गया, ये पॉइंट O हो गया और यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है। तो यही OP का डिस्टेंस अगर रेडियस से ज्यादा हो गया तो सर्कल के बाहर चला जाएगा। OP का डिस्टेंस और रेडियस के बराबर आ गया तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, पॉइंट P, तो सर्कल पे लाई करेगा। अगर पॉइंट P तुम्हारा OP का डिस्टेंस स्मॉलर देन रेडियस आ गया तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो इनसाइड द सर्कल। फिर दिख रहा होगा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, ये खुद से देख लेना। सर्कुलर रीजन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। कॉर्ड के बारे में सबको पता है क्या होता है, पता है ना। कॉर्ड क्या होता है, तो सर्कल के ऊपर के कोई दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। और जो कॉर्ड, एक कॉर्ड तुम्हारा सेंटर से पास करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायमीटर बोलते हैं। और डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। एक चीज बताओ, तुम लोग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉर्ड एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो, लिमिटेड या अनलिमिटेड? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सर हाँ, उसका कोई काउंटिंग वगैरह ऐसा फिक्स नहीं है। चलो ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल में सबसे लंबा कॉर्ड कहाँ से पास करता है, तो सेंटर से पास करता है। इसका प्रॉपर्टी थ्योरम है आगे, वो सब हम प्रूफ कराएंगे कि जैसे जैसे तुम सेंटर से नीचे खिसकोगे या ऊपर खिसकोगे तो वैसे वैसे कॉर्ड का लेंथ हमेशा छोटा होते चले जाएगा, ठीक है। देख, समझ में आना चाहिए, जैसे जैसे तुम सेंटर से ऊपर या नीचे मूव करोगे कॉर्ड हमेशा क्या होते चला जाएगा, छोटा होते चले जाएगा। यानी तुम सेंटर से जितना दूर भागोगे कॉर्ड जो है वो हमेशा छोटा होते चले जाएगा। इसका प्रूफ भी है, वो बताते चलेंगे हम तुमको, ठीक है। यहाँ तक इस पेज में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट अभी दे दिया गया है, हाँ टेंजेंट यहाँ पे है। जिसको जो भी टर्म में डाउट होगा नॉक पूछते चलना है, ये नहीं कि चुपचाप बैठे रहना। देखो फिर सेकेंड है, सेकेंड देख लो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑफ अ सर्कल। तो सेकेंड और कॉर्ड में तुमको डिफरेंस पता चलना चाहिए। कॉर्ड क्या होता था, तो सर्कल के ऊपर ही लाइन सेगमेंट तुम्हारा आएगा, इसके अंदर ही रहेगा, मतलब दोनों पॉइंट तुम्हारा सर्कल पे ही रहेगा, वो कॉर्ड होगा। बट सेकेंड के केस में क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट तुम्हारा सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। डिफरेंस समझ जाना सेकेंड और कॉर्ड के बीच में, इसमें कंफ्यूज मत होना कोई भी। क्लियर? किसी को डाउट सेकेंड और कॉर्ड में? नो सर। डाउट है? नहीं ना, चलो। फिर टेंजेंट देखो, टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ सर्कल। जैसे अभी मैंने बताया था, सर्कल क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट को मिलाया हुआ, मिलाने पे मतलब लोकस ऑफ पॉइंट होता है। तो इसके कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट जाएगा, तुम लोग एग्जैक्ट फिगर नहीं ड्रॉ कर सकते हम लोग, लेकिन कोई एक ही पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट क्रॉस करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि दो पॉइंट को टच कर जाए यहाँ पे, मतलब वो बहुत ही फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तुम नहीं बना पाओगे एग्जैक्टली। बट ये डेफिनेशन तुमको याद रखना है कि जो टेंजेंट क्या होता है, जो एग्जैक्टली वन पॉइंट, line that intersect the circle in exactly one point is called tangent of a circle। ये नहीं कि बहुत सारे पॉइंट को, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को कट करता है। सर ये परपेंडिकुलर होगा? हाँ, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 10 में प्रॉपर्टी होता है। ये तुम्हारा क्लास 10 का हम अभी ही कवर करेंगे सर्कल, ये चीज तुम लोग ध्यान में रखना। सर्कल 10 में बहुत ही छोटा है, तो सारा प्रॉपर्टी हम तुमको 9 में ही पढ़ाते हैं। तो हम सारा टेंजेंट का प्रॉपर्टी, तुम लोग सर्कल में अभी बहुत चीज पढ़ोगे क्लास 9 में, एक्सेप्ट टेंजेंट की प्रॉपर्टी के बारे में, एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट क्लास 10 में पढ़ना होता है, लेकिन हम तुम लोग को अभी ही खत्म करेंगे। लेकिन पहले पूरा क्लास 9 का सर्कल जैसे ही ओवर होगा, और इस पैकेज तुमको जो PDF भेजे इसमें कॉम्पिटिटिव विंडो में दे रखा है,
5 थ्योरम बस पढ़ना है क्लास 10 के सर्कल में, तो वो तुम लोग को अभी ही पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग जितना भी प्रॉपर्टी है ये चैप्टर खत्म करेंगे 9 का, उसके बाद हम सीखेंगे। तो ये जान रखना कि टेंजेंट क्या होता है, हमेशा एक पॉइंट से क्रॉस टच करते हुए निकलता है। फैक्ट अबाउट टेंजेंट है कि ये जो दोनों टेंजेंट बनेगा किसी एक फिक्स पॉइंट से, जैसे पॉइंट पी से ही दोनों टेंजेंट है, हमेशा इन दोनों का लेंथ इक्वल होता है। ये सब कुछ बता देंगे, बस अभी पढ़ते चलो। यहाँ पे लिखा भी नहीं है उसके बारे में। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे हम सर्कल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो बस 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, 2 से ज्यादा हम लोग कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट का मतलब था। एंड वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे तुमको एक सर्कल दे रखा है, स्पीड ज्यादा नहीं है ना बोलने का मेरा, जैसे एक सर्कल दे रखा है और बोला कि सर्कल पे ही पॉइंट है, सर्कल पे ही एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे ही टेंजेंट बनाओ, तो तुम सिर्फ कितना, तो सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा सेकेंड पॉइंट का मतलब, ठीक है। और तुम्हारा इनसाइड द सर्कल से तुम एक भी टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते हो। तो फैक्ट अबाउट टेंजेंट में किसी को डाउट? फिर से ये सारा चीज डिस्कस करेंगे जब हम टेंजेंट पढ़ाएंगे, तो ये सारे टेंजेंट का बेसिक से लेकर के सारा प्रॉपर्टीज हम लोग वहां भी बताएंगे, बट अभी ये सारा पॉइंट तुम लोग सीखते चलना, ठीक है। किसी को डाउट टेंजेंट के बारे में? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो तुम्हारा टचिंग सर्कल के बारे में बोला है। टू सर्कल आर सेड टू टच ईच अदर इफ एंड ओनली इफ दे हैव वन एंड ओनली पॉइंट इन अ कॉमन, ठीक है। इसका मतलब समझ रहा होगा। टू सर्कल में टच एक्सटर्नली और इंटरनली, ये भी समझ गया होगा तुम लोग। सब ये सब तुम लोग खुद से देखते चलना, ये सब हम टाइम नहीं खराब करेंगे। फिर जैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो 2 सर्कल जैसे यहाँ पे देख लेना, ये बोथ सर्कल लाइन द सेम साइड ऑफ द टेंजेंट। जैसे ये दोनों सर्कल दिख रहा है ना, इस टेंजेंट के नीचे ही है दोनों सर्कल, तो ये टेंजेंट क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो इस टेंजेंट के दो सर्कल दोनों ऊपर ही है, तो ये भी डायरेक्ट टेंजेंट कहलाएगा। जैसे ये टेंजेंट देखो, इसी में हम इस टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये लाइन दिख रहा है सबको, ये भी एक टेंजेंट का काम करेगा, लेकिन इस टेंजेंट को हम लोग ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। क्या कौन सा टेंजेंट बोलेंगे, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे ट्रांसवर्स, तो देख रहे होगे कि इस टेंजेंट के एक सर्कल राइट में लाई कर रहा है और इस टेंजेंट के एक सर्कल लेफ्ट में लाई कर रहा है, तो ऐसे टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किसको बोलते हैं, तो टेंजेंट के सेम साइड में अगर सर्कल लाई कर रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? किसी को भी टेंजेंट के बारे में? ये सब फिर से तुम लोग को हम रिवाइज कराएंगे जब टेंजेंट पढ़ाएंगे तो, लेकिन अभी से पढ़ते चलोगे तो अच्छा रहेगा, हमारा स्पीड भी अपना मेंटेन रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं थर्ड पेज पे। ये सब तुम लोग खुद से देख ले आना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है एक बार खुद पढ़ लेना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इसके बाद क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये तो बता दिए क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तुमको। फिर आर्क के बारे में देख लेना। आर्क क्या होता है, तो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट को, जैसे ये 2 पॉइंट है, ठीक है, तो इन दोनों कंटिन्यूअस पीस हो गया, ये तुम्हारा आर्क कहलाएगा। तो ये सब डेफिनेशन तुम लोग खुद से पढ़ोगे, हम नहीं बता रहे। माइनर आर्क, मेजर आर्क तुम लोग पढ़ रखा होगा। सेंट्रल एंगल भी देख लेना अच्छे से, सेंट्रल एंगल क्या होता है, ठीक है, पढ़ लेगा ना सब कोई। हाँ, तुम अरीट बैच वाले को तो हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं। आयुष तुमको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आयुष समझ में आना चाहिए, कहीं डाउट? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, डाउट होगा वहाँ पूछते चलना, सब कोई पूछते चलना भाई, हेजिटेट नहीं करना डाउट पूछने में तुम लोग थोड़ा भी। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ये सब खुद से देखते चलना। ये एंगल लिखने का तरीका होता है, ये सब खुद से पढ़ के आना। जहाँ पे फिर जिस भी पार्टिकुलर तुमको टॉपिक पे पॉइंट पे डाउट होगा, तुम लोग फटाफट पूछ सकते हो, कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके, कुछ भी करके पूछ सकते हो। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, सब सारा पॉइंट तुम लोग पढ़ के आएगा, तुम्हारे लिए होमवर्क यही सब है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल, तो 2 सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उसका रेडियाई क्या होगा, इक्वल होगा, तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल बोलते हैं। फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि एक ही पॉइंट से ढेरों सारा सर्कल आ रहा है,
तो ये सारा सर्कल क्या कहलाएगा, एक ही पॉइंट फिक्स है तुम्हारा, ये सेंटर फिक्स है, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है, तो द पॉइंट विच लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सर्कल पे। फिर कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आता है इसके बाद, जो हम तुमको फिर से पढ़ाएंगे, जो क्लास 9 में ही पढ़ना है, तो अभी कॉन्साइक्लिक पॉइंट ध्यान में रखना। फिर तुम्हारा उसके बाद टर्म सेगमेंट है, सेगमेंट ध्यान रखना किससे बनता है, तो कॉर्ड से बनता है, मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट हो जाता है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, एक आर्क, जैसे ये आर्क हुआ और दोनों रेडियस, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन आएगा आर्क और रेडियस के बीच का रीजन, द पार्ट ऑफ अ प्लेन रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड टू बॉन्डिंग रेडियाई इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। रेडियस को हम लोग प्लूरल फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो रेडियाई बोलते हैं। तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, तो 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फिर देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, if all the 4 vertices of a quadrilateral lie on a circle, then such a quadrilateral is called cyclic quadrilateral। अगर चारों वर्टिसेस सर्कल का, ये क्वाड्रिलेटरल का सर्कल पे लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई पॉइंट में डाउट नहीं है ना? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते, पेज नंबर 5 पेज 6। अब जो तुम्हारा जो शुरू होने वाला है सर्कल पे, ये सारा अब यहाँ से तुम्हारा पूरा थ्योरम का सेक्शन शुरू होगा। तो फिर से हम पूछ रहे हैं, इसके पहले के सारे बेसिक पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार, नहीं तो फिर थ्योरम पे हम लोग मूव करेंगे। सर सेंट्रल एंगल के ऊपर वाला जो है वो वाला। सेंट्रल एंगल के, ये माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। यस सर। अच्छा, ये देखो पढ़ो ना डेफिनेशन। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। कंटिन्यूअस पीस कैसा होगा, जैसे तुमने एक सर्कल उठाया, ठीक है, एक पॉइंट रखा पॉइंट P और एक दूसरा पॉइंट रखा पॉइंट Q, समझ रहा है? तो P और Q के बीच का जो कंटिन्यूअस पार्ट होगा, P और Q के बीच का, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ये छोटा वाला आर्क बन गया, ये माइनर आर्क कहलाएगा, और ये पूरा का पूरा P से ऊपर ये जो पूरा आर्क है, इसको हम लोग मेजर आर्क बोलते हैं। आया कुछ समझ में? यस सर। ठीक है, मेजर आर्क के माइनर आर्क यही था। और कोई भी पॉइंट में डाउट किसी को? अंशुल, अंशुल, अंशुल लगता है बस क्लास ज्वाइन कर लिया है और भाग गया। नहीं सर, हाँ है सर, हम हैं। बहुत देर नहीं से कोई डाउट। रिस्पांस नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कहाँ भाग गया। नहीं है ना डाउट कहीं भी? नहीं सर, वो हम ठीक। आपको मैसेज किए थे कि मतलब वो लोग दोनों को जो पढ़ा रहे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, हमको भी उसमें ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, हम ये लिंक ही हम तुमको 9 के ही ग्रुप पे भेजेंगे रात में 8 बजे से, जिस दिन भी हम फ्री रहेंगे। तो जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करके चले जाना। ठीक या है। जिस दिन अगर जैसे कोई दिन हुआ कि नहीं हम सुबह क्लास लगा ले, तो हम वो भी कर लेंगे। सुबह तुम लोग के स्कूल नहीं रहता है ना? एक तुम्हारा रहता है सर। शायद 10:30 तक रहता है। नो सर, सुबह में स्कूल नहीं है। तेरा कितना बजे तक है अंशुल? सर 10:30 अभी तो, ना? अब तो सर 7 बजे से कर दिया, 7 से 10:30 तक। 10:30 तक। तो अगर सुबह, जैसे सुबह भी स्लॉट खाली रहता है, तो हम जिस दिन फुर्सत में रहेंगे कर देंगे। जैसे आज तो हम सुबह 5-6 बजे सोने ही गए थे, तो आज नहीं लगा पाए। तो जब भी मौका मिलेगा तो हम सुबह या शाम तुमको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया करेंगे, उस ग्रुप में मैसेज ड्रॉप कर देंगे कि ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो फिर तुम लोग उसके अकॉर्डिंग रेडी रहना। हाँ जी हिमांगी, जाग जाना, सोए मत रहना। हम उठ जाते हैं सर, काम होता है तो। आज होमवर्क बनाने उठ गए थे। अच्छा, कौन सा होमवर्क बना रही थी? प्रीवियस क्लास वाला। मैंने दिया था क्या? नॉर्मल क्लास में सर होमवर्क दिए थे वो। अच्छा चलो, वो सब पेपर कर रखा है इसलिए कोई। हाँ तो ठीक है, ये सब तुम्हारा बेसिक पार्ट था तुम्हारा सर्कल का, जो कि सबको एक बार खुद से पढ़ लेना, और फिर अगले जहाँ भी डाउट होगा तुम लोग पूछते चलना। इसके बाद हम लोग अब मूव करते हैं तुम्हारा सर्कल्स के थ्योरम पे, और आराम से इस चैप्टर को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरम तुम लोग को पढ़ना है इसमें। कुछ थ्योरम का यूज है, कुछ थ्योरम तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर वो सारे थ्योरम हम अभी नहीं पढ़ाएंगे तो आगे तुम्हारा वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
पूरा सर्कल पढ़ लिए, लेकिन राम कौन है सीता कौन है जो होता है ना, रामायण पढ़ लिए, कौन है नहीं पता। तो 10 तक तो तुम लोग के स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए ये सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया, लेकिन उसने आगे का सोचा नहीं कि 11th में ये रखे या ना रखे। तो 11th में इस सब चीज से तुम्हें एक सर्कल के बारे में चैप्टर ही पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उसमें सारा सर्कल का प्रॉपर्टी का यूज होता है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज एक एक करके आराम से पढ़ाएंगे। जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन होगा। कोई पढ़ा है क्या? एक शायद लक्ष्य पढ़ा था। चलो देखो, एक एक करके धीरे धीरे सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोग फोकस करेंगे। पहले सम रिजल्ट ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क एंड कॉर्ड है। सम रिजल्ट ऑन कॉन्ग्रुएंट आर्क एंड कॉर्ड। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में मैंने बताया क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? तो दो सर्कल का अगर रेडियाई इक्वल हो गया तो दोनों सर्कल क्या कहलाता है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाता है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? जैसे शुरू करते हैं, पहले हम क्या देख रहे हैं? तो सम रिजल्ट्स ऑन अ कॉन्ग्रुएंट आर्क एंड कॉर्ड। जैसे देखते हैं आगे, हम कुछ टर्म्स यहाँ लिखते चल रहे हैं, तुम लोग जो लगे नोट डाउन करने का वो नोट डाउन करते चलना। जहां भी डाउट होगा जिसको पूछते चलना। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मैंने बता दिया क्या होता है। इसके बारे में सबको आइडिया लग गया। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है? तो जिसके दो रेडियाई, ये दो रेडियाई बोल रहे, जिसके रेडियाई क्या होगा? इक्वल होगा, और दोनों सर्कल एक दूसरे को एकदम ये करेगा, सुपरपोज करेगा कि नहीं करेगा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होगा ना। जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तुमने पढ़ा था कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपरपोज हो जाए, यानी एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, वो ट्रायंगल क्या कहलाता है? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है। उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? देखो, अब कॉन्ग्रुएंट आर्क्स के बारे में जान लो, आखिरकार होता क्या है, अच्छे से समझना। कॉन्ग्रुएंट आर्क्स, देखो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है आर्क। जैसे तुमने अभी सेंट्रल एंगल, मैंने शायद जल्दी जल्दी बता दिया क्या होता है, बट समझ लो सेंट्रल एंगल क्या होता है। जैसे ये एक सर्कल हुआ, ठीक है, सर्कल पे तुम्हारा एक आर्क बनेगा, मतलब ये सर्कल हो गया, पॉइंट इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ये आर्क बना ना एक, ये वाला आर्क, ये आर्क हुआ कि नहीं? ठीक है, और आर्क को हम लोग डिनोट करते हैं पी क्यू, और इसको ऐसा लगा देते हैं, तो पी क्यू तुम्हारा आर्क हो गया एक। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क कहने का मतलब ये होता है कि जैसे एक आर्क तो ये हुआ, और सेंट्रल एंगल ध्यान रखना ये होता है कि एक आर्क और दो रेडियाई, मतलब एक आर्क और दोनों रेडियाई को मिलाने पर जो सेंटर पे एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल एंगल पर बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन में तुम लोग ये देख के आएगा। तो कॉन्ग्रुएंट आर्क होता क्या है कि अगर दो अलग अलग सर्कल की बात करें, दो अलग सर्कल की बात कर सकते हैं या एक सेम सर्कल पे बात करें, तो जैसे ये सेंट्रल एंगल एक ही है, जैसे 60 डिग्री, और कोई एक दूसरा आर्क यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, और इनसे भी मिलता जुलता जो सेंट्रल एंगल बना वो भी 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों आर्क क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएगा, चाहे ये तुम सेम सर्कल की बात करो या डिफरेंट सर्कल की बात करो। समझ रहे हो ये चीज? लक्ष्य यस सर। बहुत आवाज आ रहा था, माइक ऑन था तेरा। देखो, तो कॉन्ग्रुएंट आर्क समझ में आया सबको? कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या होता है? अगर सेंट्रल एंगल तुम्हारा इक्वल है तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएगा। एक चीज तुम लोग बताना, क्या कॉन्ग्रुएंट आर्क हमेशा कॉन्ग्रुएंट सर्कल में एग्जिस्ट करेगा या सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होना नेसेसरी है या नहीं है? तुम लोग सोच के बताओ। कॉन्ग्रुएंट आर्क होने के लिए, अगर ये तो एक सर्कल में था, एक सर्कल में सिंपली क्या होगा कि अगर दोनों एंगल इक्वल हो गया, सेंट्रल एंगल, तो तुम उसको क्या बोलोगे? कॉन्ग्रुएंट आर्क बोलोगे। और इसको कैसे डिनोट करोगे? तो ये आर है और ये एस है, तो पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू आर एस,
पी क्यू आर्क इज कॉन्ग्रुएंट टू आर एस आर्क। और ये कब पॉसिबल होगा? जब तुम्हारा एंगल पी ओ क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल आर ओ एस से। तो इस सिचुएशन में दो आर्क क्या कहलाएंगे? तो आर्क क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट आर्क कहलाएगा। ठीक है, अब तुम लोग ये बताओ, ये तो एक सर्कल के लिए सिचुएशन था, हम अगर दो सर्कल की बात करें, दो डिफरेंट सर्कल की, एक बताना कोई, एक सर्कल ये है और फिर से तुम्हारा एक सर्कल अगला बनाया मैंने, तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंट आर्क होने के लिए क्या क्या नीड होना चाहिए? जैसे एक आर्क मैंने यहाँ पे ये बनाया, एक आर्क तुम्हारा पी क्यू आर्क है और इसमें एक आर्क में बना दिया आर एस आर्क। तो तुमको बस कंडीशन बताना है कि कब हमारा पी क्यू, इसको ओडेस करो, और आर एस आर्क इक्वल होगा। पी क्यू आर्क और आर एस आर्क कब इक्वल होगा? बताओ कोई। क्या कॉन्ग्रुएंट सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है या बिना कॉन्ग्रुएंट हुए भी हम दोनों आर्क को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? कोई बताओ, इन दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? पी क्यू एंड आर एस आर्क, सोचो थोड़ा। सर आर्क PQ is equal to arc RS and angle POQ is equal to angle RO-S। बस, और कुछ? और सर PO और OR का लेंथ सेम होना चाहिए। तो हम वही पूछे कि सर्कल, दोनों सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होना नीडेड है या नहीं नीडेड है, वो बताओ। सर नीडेड है, जरूरी है। नीडेड है, जरूरी है। अच्छा, तुम्हारा राय ये है। और कोई इस पर टिप्पणी करेगा? कोई टिप्पणी करना चाहेगा? कॉन्ग्रुएंट आर्क फॉर टू डिफरेंट सर्कल, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए तभी हम दो डिफरेंट सर्कल के आर्क को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? कोई भी? हिमांगी ने तो बोला दोनों सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हारा दोनों सेंट्रल एंगल भी इक्वल होना चाहिए। कोई इसमें कुछ तीसरा चीज बताना चाहेगा तो बताओ, या नहीं तो बोलो कि नहीं सर इतना ही होगा। इतना तो बोल दे कम से कम, चुप मत बैठ। बताओ कोई, यही होगा या इनफ है इतना प्रॉपर्टी? बोलो कोई। अद्या? सर इतना आई थिंक इनफ होगा। इनफ होगा तो बोल नहीं सकती है एक बार में? स्वयं सर स्वयं सर आपका आवाज कट रहा है। ओ सॉरी देन, कुछ कर भी नहीं सकते तुम्हारे साथ हम। बाकी सर को तो मेरा आवाज आवा- ठीक से जा रहा है। मेरा आवाज आ आयुष, रहा है? हाँ आ रहा है। आयुष भूषण, तुम कुछ Satisfied टिप्पणी है। करोगे? सेटिस्फाइड नहीं हो? नहीं हो सेटिस्फाइड? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड है। और कोई लक्ष्य? यस सर, सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है, चलो बढ़िया। तो दो डिफरेंट सर्कल के लिए दो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा? जब तुम्हारा दोनों सर्कल भी क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल होगा तभी तुम्हारा दोनों सर्कल का आर्क भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। और ये तुम जो बोली ना हिमांगी की, जो पी क्यू आर्क और आर एस आर्क इक्वल होगा, सुन रही है हिमांगी? ये सर हाँ ध्यान देना, जो तुम बोली ना कि आर्क पी क्यू को और आर्क आर एस को भी इक्वल होना चाहिए, तुम जैसे ही बोल दी ना कि इसका सेंट्रल एंगल इक्वल है, ये खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। समझी कुछ? तुमको यस ये सर। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुमने बोला कि सर सेंट्रल एंगल इक्वल हो गया, तो ये जो आर्क होगा इसका मेजरमेंट भी क्या होगा? इक्वल होगा हमेशा। ओके, समझी? चलो बढ़िया। तो तुम्हारा कुछ यही सब प्रॉपर्टी है तुम्हारा सेक्शन ए थ्योरम का। सेक्शन ए में कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में जानना है, जिसमें पहला प्रॉपर्टी क्या है वो हम लिख दे रहे हैं। थोड़ा तुम लोग को भी डिफिकल्टीज आएगी क्योंकि तुम्हारे सामने वो पेपर है नहीं। पेपर सामने में होता तो फिर मजा आता, तो तुम लोग थोड़ा वो कष्ट करेगा। हम बोले वो सारा थ्योरम पेपर प्रिंट आउट करवा सकते हो तुम लोग? बताओ। यस सर। क्योंकि देखो एक Yes, फायदा sir. ये होगा ना कि मुझे जैसे अभी तो मुझे भी लिखना पड़ जाएगा यहाँ पे वो सारा थ्योरम। ऐसे हम डायरेक्टली बोलेंगे कि सेक्शन ए का थ्योरम नंबर 1, तो तुम स्टेटमेंट पढ़ेगा और सामने रखेगा उसको, और हम यहाँ से उसको उस पे आगे प्रोसेस करेंगे।
तो एक सर रिक्वेस्ट है। इसमें हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, इसमें कुछ सिमिलैरिटी से भी रिलेटेड है क्या? नहीं, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट इसमें नहीं आएगा अभी, कॉन्ग्रुएंसी तक ही है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना ही नहीं है 9 में, कहाँ से उसका प्रॉपर्टी दे देगा। ठीक है, सर तो ये तब हाँ सर बोलो। दोनों में अंतर क्या होता है? सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में यस सर। अभी ही जानना है। छोड़िए, बाद में बताइए। हाँ बाद में बताएं। ऐसे चलो तुमने पूछ ही दिया तो अच्छी बात है। कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी? कोई? कोई नहीं, किसी को नहीं पता है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में? सर पता है। हाँ बताओ, एकदम बताओ। सर similar triangles can be congruent but congruent triangles need not be similar. ओके, और कुछ? कब होगा वो तो तुमने बोल दिया। ये मैं पूछ रहा हूँ, दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहोगे? अभी इसका आंसर दो मुझे। सर जब मिनिमम उसका 2 एंगल्स इक्वल होगा। और कुछ? और कुछ उसके सर तीनों ये साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे देखो तुमको आज पूछ ही दिया तो अब ये टॉपिक उठाए तो हम डिस्कस कर ही दे रहे हैं, अच्छे बातें जान जाओगे। देखो कॉन्ग्रुएंसी अभी तुम लोग पढ़ रखा होगा, सब कोई पढ़ के आया है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या पढ़ा था कि जो दोनों तीनों साइड होता है ना, उसका मेजरमेंट ही इक्वल होता है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको ऐसा एज्यूम करना, जैसे 3 है 4 है 5 है तो इसका भी 3 4 5 होना ही होना चाहिए। बट सिमिलैरिटी के केस में रेशियोज इक्वल होने चाहिए। मेरे कहने का मतलब एबीसी हुआ ये एंड डीईएफ हुआ ये। लो भाई फिर से आगे तूफान आ गया। तो इसमें ये है कि जो ए बी जैसे 3 है, बी भी यहाँ भी डीई 3 है, बीसी 5 है, ईएफ 5 है, एसी 4 है एंड डीई 4 है। तुमको इसका रेशियो निकालना होता है ए बी बाई डीई, जो कि इक्वल होना चाहिए बीसी बाई ईएफ, और जो कि इक्वल होना चाहिए AC बाई DE से। रेशियो इक्वल होने चाहिए। सिमिलैरिटी में क्या होगा? रेशियोज इक्वल होगा। मे बी जैसे ये 3 है, ये 6 होता, ये 10 होता और ये 8 होता, तो ये दोनों भी ट्रायंगल क्या कहलाता? सिमिलर ट्रायंगल कहलाता। ठीक है, रेशियो इक्वल होने चाहिए, या कोई दो साइड का रेशियो और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए, या फिर अगर दो एंगल भी इक्वल हो गया, जो उसने बोला था लक्ष्य ने कि अगर दो एंगल भी इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? सिमिलैरिटी कहलाएगा। किस क्राइटेरिया से? तो एंगल एंगल क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी में, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया होता है एंड साइड 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 क्राइटेरिया होता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना जान लो। सिमिलर यही होता है और कॉन्ग्रुएंस में यही डिफरेंस है। सिमिलर में रेशियोज इक्वल चलेंगी और कॉन्ग्रुएंसी में तो तुम्हारा पूरा का पूरा साइड का लेंथ ही इक्वल होना चाहिए। क्लियर स्वयं? यस सर। हाँ, ध्यान में रखनी है चीज। तो तुम लोग एक काम कर लेना, वो थ्योरम पेपर आइदर तुम एक पेपर में प्रिंट आउट करा लो, या साथ ही साथ उसको कहीं अलग से खोल के रखना। जैसे एक सिस्टम में पढ़ रहे हो तो कोई दूसरे सिस्टम में उसका पीडीएफ खोल के रखना, तो उससे मेरा भी टाइम बचेगा और तुम्हारा भी टाइम बचेगा। मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, फिर हम डायरेक्टली बोलेंगे। अगर पेपर में लिख के रख लेंगे। तुम मेहनत करने में बहुत उतावला बैठा पड़ा है भाई, पेपर में लिख के रख लेंगे हम। पेपर में लिखने के लिए उसको हम प्रिंट करके दिए। हाँ ये कुछ बोलना है क्या? सर फोन में ही स्क्रीन को स्प्लिट कर देंगे सर। अच्छा यार, ऐसे ही छोटा स्क्रीन है, फिर और कितना छोटा करेगा? देख लो ना, प्रिंट अगर कर पाओगे मेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा सजेशन मेरा वही है, प्रिंट करवा लो तो बेस्ट रहेगा। और नहीं होता है तो फिर थोड़ा जुगाड़ करके बैठना तुम लोग, ताकि पढ़ाने में मजा आए। जैसे मुझे ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा पहले फिर से, तभी तो समझ आ पाएंगे। तुम्हारा पहला थ्योरम क्या था इसमें? तो देखो, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ध्यान से समझना, दो आर्क सर्कल का क्या दे रखा है? ऑफ दो, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यहाँ लिख दिया है कि दो आर्क सर्कल का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब ये था, लिख दिया स्टेटमेंट या समझ गया स्टेटमेंट से? स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख ही देते हैं। स्टेटमेंट ये था, इफ टू आर्क ऑफ अ सर्कल, दो सर्कल के बारे में बताया, आइदर एक सर्कल के बारे में, नहीं तो ब्रैकेट में ये ने लिख दिया
और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इसके बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स are congruent then corresponding chords are equal, then corresponding chords are equal। देखो ये सब थ्योरम बहुत ही आसान है, तुम लोग खुद कर लेगा। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सब कोई पढ़ा है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का ही इसमें यूज है। तो इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था कि दो सर्कल दे रखा है, दो क्या दे रखा है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखा है। दो सिचुएशन है इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, कि एक तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखा है पहले से ही, ठीक है। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तुम कॉन्ग्रुएंट सर्कल जैसे ही तुम सुना तो समझ गए ना कि उसका दोनों रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। और साथ ही साथ इसमें ये भी बोला है कि जो दोनों आर्क है वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जैसे एक, हाँ जैसे एक ये सर्कल हुआ, एंगल इक्वल होना चाहिए। हाँ कॉन्ग्रुएंट आर्क जैसे ही बोला तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए उसका सेंट्रल एंगल क्या है, इक्वल है। यानी जैसे एक सर्कल का सेंटर ओ पी क्यू, इसका ओ डैश आर एस है, तुमको प्रूफ करना है ना कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ, जो ये पी क्यू है और ये जो आर एस है वो इक्वल होगा। तो तुम क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना। और कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, तो देखना जो ओपी है वो ओ डैश आर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जो ओ क्यू है वो ओ डैश एस के इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और आर्क भी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, इसका कहने का मतलब जो सेंट्रल एंगल क्या है वो भी इक्वल है। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तुम आराम से लिख सकता है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस बाय सी पी सी टी। किसी को डाउट इसके प्रूफ में, बोलो किसी को डाउट। अब सिंगल सर्कल के लिए आता तो प्रूफ कर लेता ना, इसमें दोनों सिचुएशन है, टू आर्क ऑफ अ सर्कल या और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो सिंगल सर्कल के लिए अगर रहता है ये सिचुएशन, तो क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि इस जो सर्कल है इसका दोनों आर्क ही कॉन्ग्रुएंट है, पहले से ही लिख रखा है। ये दोनों आर्क जैसे ही कॉन्ग्रुएंट बोला उसका मतलब तुम समझ गया कि जो सेंट्रल एंगल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। और सेंट्रल एंगल जैसे ही इक्वल हुआ फिर से इन दोनों ट्रायंगल को तुम साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट कर देना। किसी को डाउट इस पे? एक काम तुम्हारा आगे है, इस थ्योरम को अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लेना। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा तो बस लिख लेना कि इसको ज्वाइन किया, ड्रॉ ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ डैश आर ओ डैश एस एंड ज्वाइन पी क्यू एंड ज्वाइन आर एस। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। और प्रूफ कैसे किया तो तुम्हारा काम रहेगा स्टेटमेंट को अच्छे से लिखना। दोनों ट्रायंगल को जैसे जैसे लिखोगे कि ओ पी इक्वल्स टू ओ डैश आर लिखोगे एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ डैश एस लिखोगे, तो यहाँ रीजन लिख देना क्यों है दोनों इक्वल। तो लिख देना कि जो रेडियस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल एंड OP O dash R and OQ O dash S are the radius of the circle। और फिर सेंट्रल एंगल भी लिख देना इक्वल है। क्यों इक्वल है तो तुम बोल देना कि सर ये दोनों क्वेश्चन में ही दे रखा है कि दोनों आर्क जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब सेंट्रल एंगल क्या होते हैं उसके इक्वल होते हैं। किसी को भी डाउट इसमें, किसी को भी डाउट नहीं है? नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन था जिसका लक्ष्य का था, मैं देखो उस दिन बना रहा था यार, यहाँ पे लक्ष्य दिख रहा है स्क्रीन, लक्ष्य है कि नहीं है? यस सर। देखो इसको हम कैसे बना रहे थे, मे बी ये शायद हम उस दिन बना रहे थे ना तो कुछ मिस हो गया लगता है, पूरा प्रिंट गायब हो गया। देखो इसको हम कैसे बनाए नॉर्मल सर्कल में, किसी को डाउट नहीं है ना? जितना अभी पढ़ाए तुम एक बार खुद से पढ़ के आना, क्योंकि इस वीक मैथ का एक ही क्लास लगा है तो तुम्हारे पास मौका है उस सर्कल को थोड़ा जितना पढ़ाए उतना ही पढ़ना, ज्यादा आगे आगे थोड़ा अगर पढ़ के आते हो तो अच्छी बात है, वो भी देख लेना। ये क्वेश्चन कितने से बन सकता है? कोई बनाया था इस क्वेश्चन को घर पे बैठ के? यस सर, मैं बनाया था, पूरा बन गया था। आंसर क्या लेके आया? सर आंसर याद थोड़ी है सर, मैं आपको स्टेप बता सकता हूँ।
अच्छा और कोई पूछ ले, किसी ने कोशिश किया? आयुष, हिमांगी? नहीं सर। नहीं किया, तो चलो कोई नहीं। सर पहला वाला को रैशनलाइज करना पड़ेगा और दूसरा वाला को हाँ, स्प्लिट करना पड़ेगा। दूसरा वाला तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर के अंदर का है। कैसे है? तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1। इसका मतलब ये क्या हो गया? √2 माइनस 1 का होल माइनस स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर है। तो इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे? सिंपली √2 माइनस 1। तो ये टर्म तो तुम्हारा आराम से सिंप्लीफाई हो गया। लक्ष्य समझा कुछ? लक्ष्य? हाँ, तो ये तुम्हारा एक स्क्वायर था किसका? √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ये पूरा का पूरा टर्म। और ये जो तुम्हारा पहला टर्म है ना, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो देखो क्या किए, ये ही तुम्हारा टर्म था, इसको ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, लक्ष्य तुम माइक ऑन रखना ताकि जहाँ पे डाउट हो रिस्पॉन्स करते चलो। ठीक है, उसके बाद देखो हम क्या किए, ये तुम्हारा ये भी रूट में था, ये भी रूट में था, इसको हम एक पूरे रूट में डाल दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज करके हमारा एक ये टर्म आया 3 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, और इस तरफ रेशनलाइज किए तो 7 माइनस 3 √5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई किए तो हमारा रिजल्ट यहाँ तक कुछ पहुंचा। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों से 1/2 बाहर किया, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 तुम्हारा 2 बाहर जाएगा ही जाएगा, तो 1/2 और ये 1/2। और फिर मैंने इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद एक काम क्या करना होता है ना इसमें, कि इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय √2, क्या करना है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 से डिवाइड भी करना है। तो √2 से एक बार मल्टीप्लाई करना, ये आगे प्रोसेस अब खुद से करके देखना। कुछ समझा लक्ष्य? यस सर। बेसिक आइडिया लगा इस सर, क्वेश्चन को कैसे? हाँ, तो ये क्वेश्चन का हम PDF भेज देंगे दोनों का आज का, इसको आगे अब खुद से कोशिश करना। एक तो तुम्हारा सिंप्लीफाई हो गया, ये तुम्हारा सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा, इसको लिख देना √2 माइनस 1। और इस पहले वाले टर्म को थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई करके देखना ये रिजल्ट क्या देता है। आगे करते चलोगे ना फर्दर, तो कुछ ना कुछ एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को डाउट तो पूछेगा एक बार।